हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आप एक ऐसे एस्पायरेंट हो जो स्पेशली रेलवे की वैकेंसी का वेट कर रहे हैं या फिर रेलवे की वैकेंसीज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वीडियो में मैं कोई वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन आपको नहीं दूंगा, ना ही मैं आपको कोई नोटिस ऐसा दिखाने वाला हूँ, क्योंकि देखो पिछले कुछ दिनों से लगातार इंटरनल नोटिस आ रहे हैं और कोई भी वैकेंसी का प्रॉपर अपडेट नहीं आ रहा है, जिसके कारण स्टूडेंट थोड़ा सा परेशान भी हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हैं। लेकिन आज का वीडियो थोड़ा सा अलग रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इस टॉपिक पे कि अगर रेलवे में वैकेंसी आती है और आप एक 10th प्लस ITI पास कैंडिडेट हैं तो आपको किस एग्जाम पर फोकस करना चाहिए। वैसे तो देखो होता क्या है कि रेलवे के कई सारे एग्जाम्स की क्वालिफिकेशन इस प्रकार से है कि एक सिंगल स्टूडेंट मल्टीपल एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर सकता है, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं बेसिकली टारगेट कर रहा हूं 10th प्लस ITI वाले स्टूडेंट को। जिसने भी 10th के बाद ITI किया है उसके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन क्या है, ALP है, टेक्नीशियन है या फिर ग्रुप डी है। तो आज का वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, बिना स्किप करे वीडियो को देख लेना। चाहे तो आप इसको 2x स्पीड पे करके देख सकते हैं, लेकिन पूरा वीडियो जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि अपनी एज के अकॉर्डिंग, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग या फिर अपने मेडिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग और नंबर ऑफ वैकेंसीज के अकॉर्डिंग और कंपटीशन के अकॉर्डिंग आपको किस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए। वीडियो को भी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि रेलवे से जुड़ी पल पल की ऑथेंटिक अपडेट हमारे चैनल पर दी जाती है। सबसे पहले मैं बात करूंगा ALP यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करूं तो एक्सपेक्टेड है 30,000 के अराउंड आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 30,000 के अराउंड वैकेंसीज आने की बहुत ज्यादा उम्मीद है। टेक्नीशियन और ALP की वैकेंसी साथ में आती है, तो ये देखने वाली बात होगी कि साथ में 80,000 आती है, 60,000 आती है, 70,000 आती है, लेकिन मैं अलग अलग करके आपको कंपैरिजन दिखाऊंगा। तो 30,000 के अराउंड वैकेंसी है, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर वैकेंसीज के अकॉर्डिंग देखें तो बहुत अच्छी सीट्स हैं यहाँ पर। कॉम्पिटिशन अगर आप इसमें फाइट करते हैं तो वैकेंसीज की आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो 10th प्लस ITI मेजर यहां पर रहता है। ज्यादा जो स्टूडेंट है वो 10th प्लस ITI वाले अप्लाई करते हैं। 10th प्लस डिप्लोमा अगर किसी के पास है तो वो भी इसमें अप्लाई करते हैं, और BE BTech वाले भी इसमें अप्लाई करते हैं। यानी कि एक चीज आप समझ लो, यहां पर जो कंपटीशन में है वो 10th प्लस ITI वाले स्टूडेंट भी हैं, 10th प्लस डिप्लोमा वाले स्टूडेंट भी हैं और 10th प्लस BTech वाले स्टूडेंट भी हैं। उसके बाद अगर बात करूं मैं टेक्नीशियन की, 35,000 के अराउंड वैकेंसीज आने की उम्मीद है। बाकी मैंने आपको बताया एक साथ कितनी आती है वो देखने वाली बात होगी। दूसरा क्वालिफिकेशन 10th प्लस ITI और कुछ पोस्ट यहां पर 12th PCM वालों के लिए रहती है। यानी कि यहां पर देखो, यहां पर ना तो कोई केवल 10th वाला स्टूडेंट है, यहां पर ना ही कोई डिप्लोमा वाला स्टूडेंट है, ना ही कोई BE BTech वाला स्टूडेंट है। तो कंपटीशन यहां पे थोड़ा सा कम हो जाता है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि यहां पर आपको जो है BTech वाले भी मिलेंगे, डिप्लोमा वाले भी मिलेंगे और आपको यहां पर 10th प्लस ITI वाले भी मिलेंगे। यानी कि अगर हम सीट्स के अकॉर्डिंग देखें तो टेक्नीशियन की सीट्स भी थोड़ा सा ALP से ज्यादा आती हैं। बाकी अगर इसको हम देखें तो ये बराबरी आप मान लो, लेकिन जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग कंपटीशन टेक्नीशियन में जो है ALP से कम रहता है। ये बात आपको समझनी होगी। अब बात करते हैं ग्रुप डी की। ग्रुप डी की अगर पोस्ट की बात करूं तो एक्सपेक्टेड पोस्ट है 60 से 80,000 के बीच में। तो मैं मान के चलता हूं कि 80,000 प्लस आपको अगर पोस्ट यहां पे आ जाती हैं तो वैकेंसीज के मामले में इन दोनों से कम कंपटीशन है यहां पर। लेकिन मैं आपको कह दूं कि यहां पर टेक्नीशियन और ALP दोनों से ज्यादा कंपटीशन रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि देखो यहां पर क्वालिफिकेशन रहेगी 10th प्लस ITI और कुछ पोस्ट पे 10th, यानी कि जैसे पॉइंट्समैन है, हॉस्पिटल असिस्टेंट है, उन पे 10th, बाकी पे 10th प्लस ITI। अब यहां पे कंपटीशन क्यों बढ़ता है? क्यों? क्योंकि एक तो यहां पर 10th वाले स्टूडेंट भी अप्लाई करेंगे, 10th प्लस ITI वाले भी स्टूडेंट अप्लाई करेंगे, BE BTech वाले भी अप्लाई करेंगे क्योंकि उन्होंने भी 10th किया है, डिप्लोमा वाले भी अप्लाई करेंगे क्योंकि उन्होंने भी 10th किया है। यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाए सबसे ज्यादा जो कंपटीशन है वो आपको ग्रुप डी में देखने को मिलता है, फॉर्म्स के अकॉर्डिंग या स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहां तक बातें क्लियर होगी। उसके बाद बात अगर हम लोग करते हैं पैटर्न की, तो पैटर्न भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंपटीशन में। देखो ALP का जो पैटर्न है, CBT 1 एग्जाम होता है, फिर CBT 2 होता है जिसमें 2 पार्ट होते हैं, पार्ट A और पार्ट B। उसके बाद इसमें साइको टेस्ट होता है। अब देखो अगर आप ALP की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको CBT के बारे में थोड़ा जानना होगा कि साइको टेस्ट में एक्चुअली होता क्या है। क्योंकि मैं एक चीज आपको बता दूं, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है CBT यानी कि साइको टेस्ट में फेल कर जाते हैं। तो YouTube पर कोई भी वीडियो आप जरूर देख लें कि CBT का सिलेबस क्या है, CBT कैसे होता है। बाकी फ्यूचर में मेरे चैनल पर भी वीडियो आएगा, वो भी आप लोग देख सकते हैं। और फाइनली यहाँ पर DV मेडिकल होता है। यानी कि अगर हम इसके एग्जाम पैटर्न को देखें तो सबसे डिफिकल्ट एग्जाम पैटर्न इन तीनों में इसी का रहता है, क्योंकि यहाँ पर CBT रहता है। अगर बात करें यहाँ पर टेक्नीशियन की तो CBT 1 होता है, CBT 2 होता है, पार्ट A पार्ट B, और यहाँ पर CBT यानी कि साइको टेस्ट नहीं होता है, डायरेक्ट DV मेडिकल होता है। ग्रुप डी की बात करूं तो एक CBT होता है, एक PET होता है और DV मेडिकल होता है। अब देखो आप कैसे चूज कर सकते हो।
आपको अगर लगता है कि आप सीबीएटी नहीं निकाल पाओगे तो आप जो है टेक्नीशियन की तरफ जा सकते हो, क्योंकि यहां पर सीबीटी 1 सीबीटी 2 सेम है, उसके बाद डीवी मेडिकल रहता है। अगर आपको लगता है कि आपको जो है पीटी आपका अच्छा है, यानी कि फिजिकल आपका अच्छा है, तो आप ग्रुप डी की तरफ भी जा सकते हो, क्योंकि यहां पर आपका फिजिकल होता है। ठीक है, वैसे तो ऑलमोस्ट स्टूडेंट जो है टेक्नीशियन और ग्रुप डी में टेक्नीशियन को चुनेंगे, क्योंकि यहां पर जो है आपकी सैलरी, आपका वर्क भी मैटर करता है। लेकिन मैं फिर भी साइड बाय साइड आपको सारी चीजें कंपेयर करके दिखा रहा हूं, ताकि आपको डिसीजन लेने में थोड़ी सी आसानी हो। सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो एलपी के लिए मैथमेटिक्स, रीजनिंग, साइंस, करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, और साथ में ट्रेड टेस्ट आपको पढ़ना होगा, और उसके बाद आपको सीबीएटी की तैयारी करनी होगी। अगर बात करें टेक्नीशियन की, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, साइंस, करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, और साथ में ट्रेड टेस्ट जो आप भरेंगे, लेकिन सीबीएटी यहां पर नहीं होता है। वही बात करते हैं अगर ग्रुप डी की, तो मैथमेटिक्स, रीजनिंग, साइंस, करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस। लेकिन एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आपने 2018-2019 वाला ग्रुप डी का एग्जाम दिया होगा, तो यहां पर जो साइंस का लेवल है वो इन दोनों से ज्यादा रहता है, क्योंकि यहां पर साइंस जो है एक मेन सब्जेक्ट में रहता है। 25 क्वेश्चन साइंस के आते हैं डायरेक्टली, जबकि इधर और इधर साइंस के इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो साइंस यहां पर थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है ग्रुप डी में। अब यहां पर आपके सामने सारी चीजें हैं। अगर मैं एज की बात करूं तो एलपी के लिए 18 से 30 साल यूआर के लिए, बाकी एससी/एसटी और ओबीसी को रिलैक्सेशन मिलता है। टेक्नीशियन के लिए भी 18 से 30 और ग्रुप डी के लिए 18 से 33। अब अगर आप ओवर एज हैं तो बेसिकली आपको ग्रुप डी की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि एज का जो मैटर है वो सबसे ज्यादा यहीं पर है। 33 साल तक के अभ्यर्थी ग्रुप डी में फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A1 नहीं है तो एलपी को बिल्कुल भूल जाओ, क्योंकि यहां पर मेडिकल में कुछ भी रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलेगा। A1 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जाता है। पता लगा आपने सारी चीजें क्लियर कर ली, आपका मेडिकल स्टैंडर्ड ही A1 नहीं है, तो आपको बाद में दिक्कत आएगी। एलपी का फॉर्म भरने से पहले या एलपी की तैयारी करने से पहले सबसे पहले अपना मेडिकल जरूर चेक कराना, क्योंकि यहां पर जो मेन चीज होती है वो सीबीएटी और मेडिकल ही रहता है। सीबीएटी में मैक्सिमम स्टूडेंट निकलते हैं और फिर मैक्सिमम स्टूडेंट आपके मेडिकल में बाहर निकलते हैं। टेक्नीशियन में अगर मैं बात करूं, अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड लो है तो बिल्कुल आप निश्चिंत होकर टेक्नीशियन की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि यहां पर B2 B1 तक के स्टूडेंट के लिए भी कुछ पोस्ट एलिजिबल रहती हैं। तो मेडिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ग्रुप डी और एएलपी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। एज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ग्रुप डी बेस्ट ऑप्शन है। अगर पैटर्न के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आप देख सकते हैं यहां पर मेरे हिसाब से टेक्नीशियन थोड़ा सा इजी पड़ेगा, क्योंकि यहां पर कोई फिजिकल वगैरह भी नहीं है। बाकी क्वालिफिकेशन के कंपटीशन के बारे में आपको बता दिया, सबसे ज्यादा कंपटीशन आपका ग्रुप डी में है, सेकंड नंबर पे एएलपी में है और थर्ड नंबर पर टेक्नीशियन में है। टेक्नीशियन की अगर मैं बात करूं 2018 वाली वैकेंसी की, तो 30, 35, 40 नंबर तक भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, जब बाद में वेटिंग को क्लियर किया गया। तो सारी चीजें मैंने आपके सामने रखी हैं। अब अगर आप लोग 10th प्लस ITI पास कैंडिडेट हैं तो आपको ये चूज करने में थोड़ी सी आसानी होगी कि आप किसके लिए तैयारी करें। साथ ही मैं आपको बता दूं, अभी 2024 में अगर वैकेंसी आएगी, वैसे तो आएगी कंफर्म है, तो सबसे पहले जो वैकेंसी है वो एएलपी टेक्नीशियन की आने की उम्मीद है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं जीडीसी में भी एएलपी टेक्नीशियन आया है। सबसे ज्यादा एएलपी की आवश्यकता है रेलवे में, टेक्नीशियंस की आवश्यकता है, तो प्रायोरिटी में ये दोनों वैकेंसी रहने वाली है। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो एएलपी टेक्नीशियन की तरफ आप जा सकते हैं। बाकी ग्रुप डी की जो वैकेंसी है उसके बारे में आपको बता दूं, ग्रुप डी की वैकेंसी मुझे नहीं लगता कि स्टार्टिंग में आएगी। आ जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर सर्कमस्टांसेस को देखते हैं, कंडीशंस को देखते हैं, तो यहाँ पे एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ और जेई, ये 4 जो वैकेंसी है, वैसे ये 3 ही वैकेंसी है। एएलपी टेक्नीशियन 1 है, आरपीएफ 1 है और तीसरा आरआरबी जेई है। इन 3 में से कोई भी 2 नोटिफिकेशन आपको जनवरी यानी कि नए साल पे 2024 में देखने को मिल सकती है। तो सारी चीजें मैंने जेन्युइनली आपको साइड बाय साइड कंपेयर करके दिखाई है। इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।